नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट एसएसटी, रीट लेवल 2 एसएसटी का जो जो भी अभ्यर्थी हैं और जिसका वर्तमान में भी एग्ज़ाम है 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे उनके बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और इसके अलावा इस जितने भी ये आपके वर्तमान में 11 टॉपिक लगते हैं भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, लेवल 2 एसएसटी के अंदर, उसका 11 टॉपिक का मैंने प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो डाल दिया है। और कुछ वीडियो डाल दिए और कुछ वीडियो बाकी वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। शॉर्ट नोट्स है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप एक बार उन नोट्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अंतिम समय में ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली बार एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति। पिछली बार ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ नहीं के बारे में पूछा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति। जी बिल्कुल, ये इसके लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि पृथ्वी की परिभ्रमण गति की बात की हुई है। ये महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि ये परिभ्रमण मतलब ये एक दिननी गति है। अगर यहाँ पर परिक्रमण गति होता तो ये नहीं होता था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैं आपको नोट्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें हर एक डिटेल आपको बारीकी से दी गई है। आगे बात करते हैं महासागरीय लवणता में भिन्नता। ये भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में उत्तरदायी कारक है। एक वाष्पीकरण व वर्षा भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का एक कारण है। और एक चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, ये महासागरीय धाराओं का कोई इसका लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वो डी होगा, क्योंकि ये इससे संबंधित नहीं है। क्योंकि देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, लेकिन है कौन कौन से? ये तीन है। एक पृथ्वी की परिभ्रमण गति, महासागरीय लवणता में भिन्नता, वाष्पीकरण व वर्षा। ये कारण दोनों महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम धारा की बात की गई है। मतलब गल्फ स्ट्रीम धारा है वो एक गर्म धारा है, और अपन को इनमें से बतानी है कि निम्न में से कौन सी एक धारा गर्म धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम धारा है वो गर्म धारा है। अब बात करते हैं क्यूरेशियो धारा। क्यूरेशियो धारा एक गर्म धारा है, तो इसका उत्तर हमारा ए ही हो जाएगा। आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको चारों ऑप्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, यहाँ गल्फ स्ट्रीम धारा है वो एक गर्म धारा है, इसके बारे में बात की गई है। और क्यूरेशियो धारा ये भी गर्म धारा। अपन को याद करनी है कि निम्न में से कौन सी धारा ठंडी है और कौन सी धारा गर्म है। इस टॉपिक में अपन को मेन चीज़ यही याद करनी होती है। इससे ज़्यादा अपन को अंदर इसमें घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अच्छे से सारी गर्म और ठंडी धाराओं का अलग अलग लिख कर अच्छे से समझाया। आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हो, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, क्यूरेशियो भी गर्म धारा है, लेकिन ओहिशिवा एक ठंडी जलधारा है, पेरू ठंडी जलधारा है, और कैलिफोर्निया ये भी एक ठंडी जलधारा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। तो दोस्तों, इसमें दो डेट दी गई है और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको समझना है। तो आप एक 29 और 27 दोनों आप कट कर सकते हो, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर मतलब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर मतलब कितने दिनों के अंदर पूरा करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस बात करते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, मतलब 27.5 दिन। तो दोस्तों, मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे, वो हर एक चीज़ इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक क्वेश्चन मेरे नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। मैं नोट्स कल आपको सारे नोट्स हैं वो अवेलेबल करा दूंगा, और नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आपको दी गई, वहाँ पर आप मैसेज करके अपनी मेरी PDF यहाँ पे ले सकते हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सुमेलित कीजिए। मतलब कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल होती है, इस चीज़ के बारे में पूछा गया है।
तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सारी एक एक फसल। मतलब केला, केला मध्य अमेरिका, मतलब केला कहाँ पर होता है? अमेरिका के अंदर सर्वाधिक केले का उत्पादन होता है। नंबर 2 गन्ना, गन्ना का उत्पादन क्यूबा, चाय का उत्पादन श्रीलंका और रबड़ का उत्पादन मलेशिया। अगर दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आपने चाय का तो नाम सुना होगा, भारत और श्रीलंका के अंदर चाय का उत्पादन होता है, मतलब सी के अंदर एक है। तो आप देख सकते हो कि सी के अंदर एक, दो के अंदर मिल रहा, आप दो ऑप्शन ए और डी को आप पहले ही डिस्कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तो हमारे हो ही नहीं सकते, इसमें ब और स होगा। इसके माध्यम से आप ऑप्शन के बहुत ही ज़्यादा करीब जा सकते हो, तो तब आप तुक्का लगा सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ये पहली बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, मतलब ए के अंदर 4 होगा, केला अमेरिका के अंदर होता है। फिर भी ध्यान रखो, क्या पता क्वेश्चन फिर वापस टपक जाए, तो इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन बारीकी से पढ़नी है। केला मध्य अमेरिका, गन्ना क्यूबा, चाय श्रीलंका, रबड़ मलेशिया के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। कृषि प्रकार और नदी बेसिन, मतलब कौन सी कृषि कौन सी नदी बेसिन के पास होती हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं पता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर ये ऊपर और नीचे दोनों में मतलब एक ऑप्शन आगे है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि गहन निर्वहन कृषि कहाँ पर होती है। ये होती है गंगा नदी बेसिन के, गहन मतलब बहुत ही ज़्यादा कृषि, ये गंगा नदी बेसिन के ही अंदर होती है। तो ये गंगा नदी बेसिन वाला ऑप्शन इधर दिया गया है, लेकिन एक बार अपन यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ कि गहन निर्वाह कृषि कहाँ पर होती है, गंगा नदी बेसिन के अंदर। 2 नंबर भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि सांता आना नदी बेसिन के पास ही होती है, तो दूसरे के अंदर ही है भूमध्य सागरीय कृषि, मतलब सांता आना नदी के बेसिन के अंदर। व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि, तो दोस्तों ये होती है मरे डार्लिंग नदी बेसिन के पास होती है व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि। मतलब आप अगर याद करना चाहते हो तो इसके लिए शॉर्टकट ऐसे याद कर सकते हो, मतलब व्यापार के लिए लोग मर जाते हैं, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। ये और मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, मेरा आपको याद कराने के लिए मैंने अपने हिसाब से कुछ तरीका लगाया है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि खमसिन पवनों को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है। तो दोस्तों ये कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि खमसिन पवनों को डॉक्टर पवन कहते हैं। लेकिन आप सभी जानते हो कि खंबात की खाड़ी होगा नहीं और चिली तटीय क्षेत्र होगा नहीं। अब बनते हैं दो ऑप्शन, तो पेरू एक गर्म जलधारा है, लेकिन अपन को है एक गिनी तटीय क्षेत्र होगा, इसका उत्तर है वो 6 होगा। मैंने नोट्स बनाए, वो हर एक चीज़ इसको आपको बारीकी से दी गई है, वहाँ पर जाकर आप अच्छे से देख सकते हो। खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है, मतलब गिनी तटीय क्षेत्र में। मैंने नोट्स बनाए हैं बहुत ही शॉर्ट, मतलब मात्र 2-3 पेज के अंदर एक एक टॉपिक कंप्लीट किए, और हर एक क्वेश्चन उस टॉपिक के अंदर आपको मिल रहे हैं। अभी सेकंड ग्रेड में एग्जाम हुआ था, वहाँ भी इसमें एजेटिक पर्सन यहाँ पर मिले थे। आगे बात करते हैं कि किस क्षेत्र निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है। मतलब ये क्वेश्चन है वो उद्योग से संबंधित पूछा गया है, जो उद्योग का टॉपिक लगता है ना, विश्व प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ से कनेक्ट करके। लेकिन ये किस प्रकार पूछा गया है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन जो पढ़ कर गया उसके लिए कोई हार्ड नहीं है, लेकिन जो नया बच्चा है उसके लिए ज़रूर हार्ड होगा। लेकिन जो भी नए बच्चे हैं, अंतिम मात्र 5-7 दिन के अंदर में पूरा भूगोल आपको, मतलब 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 12 का 12, 12 24, मतलब 24 नंबर में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। 24 नंबर, ये मेरी गारंटी। आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो किस प्रकार लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। लेकिन अभी तक 2-3 क्वेश्चन और हम हल कर लेते हैं, लेकिन हम वीडियो अच्छा ही लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस 7 नंबर का उत्तर होगा मिशिगन झील, मतलब शिकागो शहर है वो मिशिगन झील के से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया गया है। मतलब दोस्तों आप इसमें मतलब बहुत ही नज़दीक पहुंच सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें पूछा क्या गया, मतलब समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है। मतलब इसमें अम भी होता है, मतलब मिली बार होता है, मतलब ये अम जी दिया गया, अम जी का तो कोई मतलब ही नहीं है इसे यहाँ पर।
mg का मतलब मेगावाट होता है। यहाँ पर मेगावाट की कोई बात, सौर ऊर्जा वगैरह की यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ पर मिली बार की बात होती है, मतलब एमबी का मतलब मिली बार होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी होगा, मतलब 1013 MB की बात की गई है, 1013.25 MB। यहाँ देखो दोस्तों MB और यहाँ पर mg, मतलब mg का यहाँ पर कोई संबंधित ही नहीं है। mg वाले दोनों ऑप्शन कट हो जाते हैं पहले ही, और यहाँ पर लास्ट में 2 ऑप्शन बनते हैं। 1000 MB होता नहीं है, लेकिन ये 1013.25 MB होता है। ये नोट्स के अंदर आपको एजेटिक मिल जाएंगे, आप देख सकते हो आराम से। अगली क्वेश्चन 9 नंबर की बात करते हैं कि भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित में जिस प्रदेश में की जाती है वह क्षेत्र कौन सा, मतलब कैलिफोर्निया के अंदर की, भूमध्य कैलिफोर्निया। तो दोस्तों ये कृषि से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे नोट्स में आपको एजेटी की सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। कैसा लगेगा मेरा कंटेंट वो आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और इसमें क्या सुधार करना है वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित किस प्रदेश में की जाती है, मतलब कैलिफोर्निया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय बंधों की स्थायी पवन कौन सी है। ये व्यापारिक पवन है, वो स्थायी पवन है। मतलब उष्णकटिबंधों की बात की, मतलब व्यापारिक पवन है, चिनूक होगी नहीं, ध्रुवीय होगी नहीं, और पछुआ होगी नहीं। आगे बात करते हैं न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है। ये हर किसी बच्चे को पता होता है, यूएसए के अंदर है। और अगला हमारा क्वेश्चन है 12वां और अंतिम क्वेश्चन है कि व्यापारिक अन्न उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंपाच प्रदेश है, ये नहीं है, और ये प्रेरी प्रदेश है, पंपाज प्रदेश है, और स्टेप्स प्रदेश है। तो ये एजेटिक जितने 12 क्वेश्चन है, 12 के 12 क्वेश्चन मेरे नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। मैं नोट्स 1-2 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, अलग आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर आप हैं इसको पढ़ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद।